ओम केयर अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज विद स्टैटिक जीके चालू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करंट अफेयर्स की सीरीज रहेगी। तो ये ना केवल इसमें करंट अफेयर्स रहेगा, बल्कि इसमें कंप्लीट आपका पैकेज रहेगा। परंपरागत सामान्य ज्ञान के साथ हम करंट अफेयर्स को तो कवर करेंगे ही, साथ ही हम पूरे जीके को अच्छे से जो है पढ़ेंगे। तो ये इसमें अभी तो मैंने 1 से 7 मई तक की चीज़ों को लिया है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि इसमें हम वीकली ही कवर करेंगे। जैसे 3-4 दिन के अंतर में अच्छी न्यूज़ और जो हमारे एग्ज़ाम वाइज़ इम्पोर्टेंट है, वो यदि इकट्ठा हो जाती है तो हम 3 दिन में, 4 दिन में या 5 दिन में या 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाया करेंगे। डेली ज़रूरी नहीं है, जैसे हम देखते हैं 10-12 क्वेश्चन जो फिक्स लाते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस कई सारे इसमें ऐसे इंक्लूड रहते हैं जो जैसे 2-3 दिन बाद उनका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो वो आने वाले 1-2 महीने या 1 साल तक वो कैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस बेकार रहते हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं बढ़ाएँगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे 1 हफ्ते में जो इकट्ठा हो रही हैं 4 या 5 दिन में, उनको हम आपके सामने लाया करें। बाकी आप अपडेट रहें, न्यूज़ से कनेक्ट रहें और इतना ही काफ़ी है उन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि हम करंट की चीज़ों के साथ में परंपरागत सामान्य ज्ञान को भी कवर करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन। तो इसको हम शुरू करते हैं अभी। बाकी बातें हम अन्य वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की है? तो इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया गांधीनगर, गुजरात। ये आपको पता होना है चाहिए। ये जो संस्था है, हम इसके बारे में पहली बार हम सभी सुन रहे होंगे। ये 2019 में जो है इससे रिलेटेड एक्ट आया था और ये अभी स्थापित हुई है। इसके बारे में हम फुल फॉर्म भी समझ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये तो हो गया इस संस्था के बारे में। ये गांधीनगर गुजरात में स्थापित होने जा रही है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ बातों को समझते हैं। ये संस्था क्या है? पहली बात तो ये संस्था का काम क्या है? तो ये संस्था जैसे नाम से स्पष्ट है, वित्तीय सेवा, तो मतलब ये वित्तीय सेवा से संबंधित है, वित्तीय लेन-देन से संबंधित है। तो जैसे कोई संस्था है, जैसे कोई बीमा कंपनी है, कोई बैंक है या कोई भी वित्तीय संस्था है, वो यदि कोई वित्तीय लेन-देन करती है, जैसे कोई इंटरनेशनल लेन-देन करती है और कोई वित्तीय लेन-देन होता है, तो इसके और इस संस्था के बीच में ये लेन-देन होता है। इसमें सरकार का कोई इसमें हाथ नहीं रहता, सरकार का कोई निगरानी नहीं रहती। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए इस संस्था को जो है स्थापित किया गया है। तो एक तरह से ये जो संस्था है, बीच में एक सरकारी मानक स्थापित करने का कार्य करेगी। इनके बीच में वॉचडॉग की तरह जो है ये संस्था रहेगी। तो आईएफएससीए के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे दो संस्थाओं के बीच में जो वित्तीय लेन-देन होता है, उसकी निगरानी करने का कार्य करेगी आईएफएससीए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो ये जो है इसमें यदि स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, इसमें इस संस्था के बारे में, इसमें 9 सदस्य 9 मेंबर्स हैं। अलग-अलग चीज़ों से इनको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक इसमें अध्यक्ष रहेगा, 2 इसमें
दो जो मेंबर रहेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रहेंगे, मतलब वित्त मंत्रालय से रिलेटेड रहेंगे। और इसमें 4 मेंबर्स, एक मेंबर रहेगा आरबीआई का, एक सेबी से रिलेटेड रहेगा, एक आईआरडीएआई जो भारतीय बीमा नियामक संस्था है उससे रिलेटेड रहेगा, और एक पीएफआरडीए से रिलेटेड रहेगा। तो ये 4 मेंबर ये रहेंगे, और 2 फिर वो सिलेक्शन कमेटी निर्धारित करेगी। इसमें जो है 9 मेंबर्स रहेंगे। इसमें आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया पूरा। तो आईएफएससीए 9 मेंबर्स वाली ये संस्था है जो वित्तीय लेन देन दो संस्थाओं के बीच में होगा, उसके बीच में सरकारी मानक स्थापित करने का कार्य करेगी कि इसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, निगरानी करने का कार्य करेगी। तो ये इसके बारे में हो गया। अब हम ये कुछ अतिरिक्त बातें इसे समझते हैं। जैसे गांधीनगर गुजरात से रिलेटेड, गुजरात हमें पता है गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। इसके यहाँ पे राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो ये कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ खास नेशनल पार्क हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क शेर के लिए फेमस है, और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क है जो एक समुद्री मराइन नेशनल पार्क है, समुद्री नेशनल पार्क है। बंसदा, कुछ ऐसे ये खास नेशनल पार्क हैं। यहाँ की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, और विधानसभा सीट जो है 182 है। तो ये हो गई कुछ जो है इससे रिलेटेड स्टैटिक बातें। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने शपथ ली है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो गया संजय कोठारी। कुछ समय पहले हमने इनका नाम हम सभी ने सुना था कि इनको जो है सीबीसी के तौर पे चुना गया है, और अभी जाके इन्होंने शपथ ली है। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो ये कमिश्नर है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या कोई आयोग होगा। तो इस आयोग को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोला जाएगा। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में हमें समझना है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कमीशन जो है आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, पहली बात तो आप ये जानिए कि ये जो है, ये एंटिटी जो है, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सुझाव देने वाली सलाहकारी निकाय है, एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ये जो लाई गई थी, इसके बारे में कुछ हम इस टाइप की बातों को समझते हैं। 1964 में एक के संथानम समिति की सिफारिश पर इस आयोग को लाया गया था। तो उस समय 1964 में ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब कार्यकारी संस्था की तरह थी। उसके बाद जो है इसको 2003 में एक एक्ट लाया गया, और उसके बाद जो है 2003 के बाद ये सांविधिक, मतलब स्टेचुटरी बॉडी जो है ये बन गई। तो ये एक आयोग है जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक सरकार को सुझाव सलाह देता है। तो ये 1964 में के संथानम समिति, आपको समिति का नाम याद रखना है, के संथानम समिति की सिफारिश पर जो है ये आयोग स्थापित हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और ये 2003 में अधिनियमित हुआ था, मतलब ये स्टेटरी बॉडी बना था। इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो इसका स्ट्रक्चर 1+2 का है, मतलब इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। मतलब 2 इसमें, जिनको हम विजिलेंस कमीशन ओनली बोलते हैं। और ये जो अध्यक्ष होता है इस आयोग का, इसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं। तो ये विजिलेंस कमिश्नर में भी एक विजिलेंस कमिश्नर जो है वो भी अभी नियुक्त हुए हैं।
तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये जो एक मेंबर है अध्यक्ष, ये तो हो गए संजय कोठारी जी। और इसमें जो ये सुरेश एन पटेल, यहाँ पे पूरा नाम है इनका, सुरेश एन पटेल जो है अभी हाल ही में एक विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। और दूसरे विजिलेंस कमिश्नर जो है शरद कुमार। तो ये हो गया इससे रिलेटेड ये सारी बातें, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको जो है इन आयुक्तों को, इसमें जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और बाकी ये जो विजिलेंस कमिश्नर है, इनको ये सीबीसी ही शपथ दिलाता है। तो इससे रिलेटेड ये बातें होगी। इसमें जैसे ये जो बिमल जुल्का जी हैं, तो इनको भी आप जान लीजिए। ये क्या है? ये है सीआईसी, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, केंद्रीय सूचना आयुक्त है। और आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही हमारे जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनको हम सीईसी बोलते हैं, तो सीईसी कौन है? सुनील अरोड़ा जी। तो ये कुछ बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा अगला प्रश्न है इसमें, नॉर्वे के एक संस्थान ने आंतरिक विस्थापन वैश्विक रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान पहला है। इससे क्या स्पष्ट होता है इस रिपोर्ट से? तो आंतरिक विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन होना, उससे रिलेटेड ये वैश्विक रिपोर्ट है। तो भारत का पहला स्थान है, मतलब भारत में जो है उच्चतम विस्थापन, हाईएस्ट माइग्रेशन हुआ है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन भारत में हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है। एक नॉर्वे का संस्थान है, नाम भी आप जान सकते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है, ये रिपोर्ट ज्यादा जरूरी है। तो नॉर्वे का एक संस्थान है रिफ्यूजी काउंसिल, ये बताता है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। तो ये माइग्रेशन होना विकासशील देशों का एक कॉमन से फैक्टर है, ज्यादा इसमें कोई गंभीर विषय नहीं है। तो ये आपको जो है ये पहला स्थान है, उच्चतम विस्थापन हुआ है। ये माइग्रेशन को हम थोड़ा समझते हैं। माइग्रेशन जो है विकासशील देशों में होता है, तो ये कॉमन सी बात है। बट किन किन कारणों से होता है? तो माइग्रेशन कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई क्षेत्रीय वाद विवाद हुआ हो, उसके कारण माइग्रेशन हो सकता है। हिंसा कोई हुई हो, वायलेंस से रिलेटेड बातों की वजह से माइग्रेशन हो सकता है। या इसमें रोजगार के लिए माइग्रेशन हो सकता है। या फिर जैसे अभी इस टाइम पे आपदा आपदा संबंधी, जैसे कोरोना आपदा हो गई, तो ये आपदा से रिलेटेड जो बातें होती हैं, उनके वजह से जो है माइग्रेशन हो सकता है। तो इसमें विकासशील देशों के लिए ये जो तीन फैक्टर है, जैसे आपदा के कारण माइग्रेशन होना, वायलेंस के कारण माइग्रेशन होना, या वाद विवाद के कारण माइग्रेशन होना, ये तीनों फैक्टर जो है सही संकेत नहीं देते हैं। यदि रोजगार के लिए माइग्रेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन होता है, तो ये अच्छी बात है। बट इन तीन फैक्टर से यदि माइग्रेशन होता है, इन तीन बातों से, तो ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो ये तो हो गई, ये संस्थान दर्शाता है रियलिटी, आप खुद भी समझ सकते हैं। संस्थानों का कार्य है रिपोर्ट देना, कुछ इनके मानदंड होते हैं उसके अनुसार। तो ये उच्चतम विस्थापन को बताता है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्थान जो है अपने भारत का है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न में। भारत ने कोरोना से लड़ने हेतु किस देश को हाल ही में 150 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर है मालदीव। मालदीव ही नहीं, और भी कई देशों को भारत देश ने
सहायता दी है, जैसे मालदीव के अलावा बांग्लादेश और भी आसपास के कई देशों को। तो मालदीव कि हम शुरू से ही हमारा भारत देश जो है और कई ऑपरेशन में कई सहयोग में ये जो चर्चा में रहा है। तो यहाँ पे कई इससे रिलेटेड हमें, जैसे अभी जो इसमें 150 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा विनिमय, इसका मतलब हम थोड़ा सा समझते हैं। 150 मिलियन डॉलर की पहली बात तो ये इसने मदद की है। अब ये विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता से मतलब क्या हुआ कि यदि ये मालदीव जो है इसको वापस करना चाहेगा, तो ये तो हो गया ये डॉलर करेंसी में, जैसा इंटरनेशनल लेन देन अधिकतर होता है ये डॉलर में ही होता है। तो इसको इसी मूल्य में उसको वापस नहीं करना है, बल्कि जो उसके देश की मतलब मालदीव में मालदीव का रुपया चलता है, रुपया करेंसी चलती है। तो इसमें मुद्रा विनिमय सहायता का मतलब ये हुआ, विदेशी करेंसी स्वैप स्वैप का मतलब ये हुआ कि वो अपने करेंसी में ही वापस करना चाहता है। यदि पैसे को भारत को, तो अपनी मुद्रा में ही वो वापस कर सकता है, जो उसकी जो है वैल्यू होगी। डॉलर में उसको वापस नहीं करना है, वो अपनी मुद्रा में ही वापस कर सकता है। ऐसे ही हमने जो है कई बार भूटान को जो सहायता दी है, उसमें भी विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता दी है, मतलब करेंसी स्वेप की जो है फैसिलिटी भूटान को भी हमने प्रोवाइड कराई है। तो ये मालदीव जो है कई बार जो है कई ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे अभी ऑपरेशन संजीवनी हमने दवा की सहायता जो है मेडिकल फैसिलिटी दी है। हमने यहाँ पे ऑपरेशन संजीवनी में 6.2 मिलियन टन 6.2 मिलियन टन दवा जो है ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को दिया है। कुछ और ऑपरेशन है इससे रिलेटेड जो हमें जानना जरूरी है, जैसे बहुत समय पहले, जैसे 1988 आई थिंक, इसको जो है कंफर्म कर लीजिएगा, 1988 में मालदीव में जो है तख्ता पलट होने वाला था। कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा यहाँ का तख्ता पलट होने वाला था। तब हमारे देश की सेना ने जो है ऑपरेशन कैक्टस चला के यहाँ जो है तख्ता पलट को रोका था। मतलब ये सरकार, यहाँ के मालदीव सरकार को बचाया था। तो ये ऑपरेशन कैक्टस, जैसे हमारे यहाँ अमृतसर वाला केस था पंजाब में, ऑपरेशन, उसमें इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उसी के जैसा ये ऑपरेशन कैक्टस था। एक ऑपरेशन इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन नीर। ऑपरेशन नीर जो है पेयजल संकट से रिलेटेड है। पानी की सहायता हमने जो है मालदीव को जो दी थी। ऑपरेशन नीर जो है आपको याद रखना। ऑपरेशन संजीवनी अभी हमने सहायता की है, भारत देश ने 6.2 मिलियन टन दवा की सहायता दी है। ऑपरेशन कैक्टस जो है तख्ता पलट होने से बचाया था, तब ये ऑपरेशन कैक्टस चलाया था सेना ने। ऑपरेशन नीर जो है ये सेना ने चलाया था मालदीव को पेयजल संकट से बचाने के लिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार को, ये इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। इसके अलावा हम ये जो कुछ ऑप्शन रखे हैं इनको देख लेते हैं। जैसे वोरकेरी रमन, इसको आप सोच सकते हैं ये शायद फॉरेनर हो, बट ये साउथ इंडियन ही, इंडिया के ही है। तो ये जो है ये वोरकेरी रमन क्या है, ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं। रवि शास्त्री आपको पता ही है, इंडियन मेंस क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। और ये जो शॉन वारिन है, ये जो है इंडियन
हॉकी टीम के कोच हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एरो इंडिया का 13वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 से 7 फरवरी 2021 में कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। पहली बात तो ये आप जान लीजिए और ये जरूरी है। ये 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। एरो इंडिया नाम से स्पष्ट है, वायुसेना द्वारा, और ये 13वां संस्करण है। 2 वर्ष में एक बार होता है, बाई एनियल है, बाई एनुअल नहीं, बाई एनियल है, द्विवार्षिक, मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है, बाई एनियल। तो ये जो है 3 से 7 फरवरी 2021 में आयोजित होगा कर्नाटक में। इसमें एयरफोर्स जो है शक्ति प्रदर्शन करती है, एक प्रदर्शनी टाइप का। तो इसमें मनोरंजन भी होता है और इसमें लोगों का मनोरंजन भी और साथ ही साथ अपने सेना का शक्ति प्रदर्शन भी होता है। ये कर्नाटक में आयोजित होगा। कर्नाटक से रिलेटेड हमें कुछ स्टडी बातें पता होना चाहिए, जैसे कर्नाटक बेंगलुरु होगी इसकी राजधानी। कर्नाटक में और हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे कर्नाटक के जो सीएम है BS येदियुरप्पा है, गवर्नर जो है वजुभाई वाला है। यहाँ के नेशनल पार्क कुछ फेमस हैं, जैसे अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। और ये जो है एयर इंडिया शो जो है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है किया जाता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो ये हो गई इससे रिलेटेड बात। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राज्य ने छात्रों के लिए जगन्ना विद्या दिवेना, इम्पोर्टेंट है, जगन्ना विद्या दिवेना नामक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है? तो नाम से स्पष्ट है, जगन्ना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार है आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में ये योजना शुरू की है। शुल्क प्रतिपूर्ति मतलब इसमें जो है उनको निःशुल्क विद्या प्रदान, मतलब शिक्षा दी जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। ये योजना है जगन्ना विद्या दिवेना, नाम याद रखना है आपको। जैसे ये साउथ इंडियन नेम का मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद कर देता हूँ। जैसे इनका जो है नाम जगन मोहन रेड्डी है, तो ये जगन हो गया और इसमें अन्ना जो जुड़ा है, तो अन्ना जो है साउथ इंडियन साइड में बड़े भाई को, जैसे अपन बड़े भैया या भैया ये ऐसा बोलते हैं, तो अन्ना उधर बड़े भाई को बोला जाता है। तो जगन अन्ना विद्या दिवेना मतलब दान करना, विद्या दान इनके द्वारा की गई है। ये निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो ये जगन्ना विद्या दिवेना आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको एक डेटा और याद रखना है, ये जो योजना है इससे 14 लाख छात्र जो है लाभान्वित होंगे। 14 लाख छात्रों को ये निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाएगी। और इसमें जो सरकार को खर्च करना पड़ा है, तो 4,000 करोड़ रुपए इसमें सरकार ने खर्च किया है। इसके साथ ही एक और इसी तरह की योजना है, जगन्ना वसाथी दिवेना। जगन्ना वसाथी दिवेना, वसाथी का मतलब हुआ फैसिलिटी, सुविधाएं। इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है हमें, जल्दी हम इसमें लिखने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। तो जगन्ना वसाथी दिवेना मतलब हॉस्टल मैस, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए आई थिंक है। हॉस्टल मैस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनका खर्च भी ये सरकार उठाएगी, तो उनके लिए भी जो है ये फैसिलिटी उपलब्ध होगी मुफ्त में। आगे चलते हैं हम। महाराष्ट्र को हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण कृषि ग्राहकों को विद्युतीकृत करने के लिए 346 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो ये संस्था है
एडीबी है। एडीबी ने ये जो है कार्य किया है। तो महाराष्ट्र को आपको याद रखना है कि 346 बिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब जैसे यहाँ पे ग्रामीण कृषि करके कुछ बात थी, तो आप ये नाबार्ड से कंफ्यूज हो सकते थे, बट आपको इनको इसको याद रखना है, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक से रिलेटेड कुछ एक बातों को समझते हैं। ये तो न्यूज आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि महाराष्ट्र को ये सहायता उपलब्ध कराई है एडीबी ने, एशियाई विकास बैंक ने। तो ये इसकी स्थापना, जो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है, और 19 दिसंबर 1966 में, 19 दिसंबर 1996 में इसकी स्थापना हुई है मनीला, फिलीपींस में। मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसके मेंबर्स जो है 68 देश जो है इसके मेंबर हैं। और इसके प्रमुख जो है असाकावा करके हैं, मसत्सुगु असाकावा करके हैं। तो ये इससे रिलेटेड स्टैटिक बात हो गई, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, और कुछ और इसमें जो ऑप्शन है इनको देख लेते हैं। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर, ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, नाबार्ड। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और भी बातों को हम आगे बताते रहेंगे। ये वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, अभी कुछ कम कम चीज़ों को ही हम देखेंगे। ये एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको हम नेशनल डेवलपमेंट बैंक नहीं समझिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा इसको 2014 में जो है इसको बनाया गया था, ब्रिक्स देशों द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई, चीन में। तो ये हो गई इससे रिलेटेड बात। वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है, विश्व बैंक। और ये एक इसका भाई है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को मैंने भाई क्यों कहा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ ही 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता के दौरान ही इनकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन DC में। तो ये हो गई इससे रिलेटेड बात। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का जो